जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप 12वीं क्लास फिजिक्स सब्जेक्ट के थर्ड चैप्टर विद्युत धारा के ऑब्जेक्टिव को समझिएगा। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको 25 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 26वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। धातु के एक समान तार के सिरों के बीच नियत विभव आरोपित किया जाता है। इसमें कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उत्पन्न ऊष्मा दुगुना होगी यदि, मतलब इसमें पूछा गया ना कि किस शर्त पर उत्पन्न ऊष्मा दुगुनी होगी, यदि उसका विभवांतर आरोपित है वह नियत हो। जो पहले था उसी विभवांतर आरोपित वह नियत रहे। तो एच इक्वल टू आप जानते हैं कि वी स्क्वायर बाई आर टी होता है। तो यहाँ पर तो भी क्या है, तो कांस्टेंट है पहले वाले सिचुएशन में। अब दोगुना कब हो जाएगा, ये जो उत्पन्न ऊष्मा एच है वह दोगुना कब होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भी तो कांस्टेंट है, तो इसमें तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ आर है तो एच समानुपाती 1/r है। तो आर क्या होता है, प्रतिरोध आर समानुपाती है, जानते हैं कि लंबाई के समानुपाती होता है और ये क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम लंबाई को दोगुना कर दें तो जितना ही आर कम होगा उतना ही एच का वैल्यू बढ़ेगा। तो हम अगर दोगुना कम कर दें आर का वैल्यू तो यह दोगुना बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए वो r/2 हो जाएगा और टी 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दोगुना यानी 2h आ जाएगा। तो 2v² हो जाएगा यानी 2h, पहले का दोगुना हो गया, h दोगुना हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तार की लंबाई दोगुना करने पर, और फिर कर रहा है त्रिज्या दोगुनी हो जाती है। और त्रिज्या दोगुनी करने पर कैसे होगा, तो h समानुपाती 1 आर समानुपाती आर समानुपाती क्या होता है, तो प्रतिरोध आर समानुपाती 1/a होता है। तो आप जानते हैं कि क्षेत्रफल ए इक्वल टू क्या होता है, तो r/r² है, ऐसे करके होता है जो वृत्त का होता है, यानी रेडियस के समानुपाती होता है। तो रेडियस को भी हम दोगुना करेंगे तब जाकर होता है। तो इसका सॉल्यूशन थोड़ा बहुत लंबा होता है, तो इसको आप डायरेक्ट याद रखिए कि त्रिज्या भी दोगुनी हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि तार की लंबाई और त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो उत्पन्न ऊष्मा पहले का दोगुना हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एम्पियर घंटा मात्रक होता है। तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, तो शक्ति का तो P इक्वल टू W/T होता है। तो इसका होता है जूल पर सेकेंड होता है या वाट होता है। P इक्वल टू W/T, तो W कार्य का जूल होता है, टाइम का सेकेंड तो जूल पर सेकेंड, जिसे हम वाट भी बोलते हैं। तो ये तो नहीं होगा। फिर हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, आवेश। तो आवेश Q इक्वल टू क्या होता है, I/T, यानी विद्युत धारा गुने समय। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है, ए, और यहाँ पर क्या है, समय का आवर। तो एम्पियर इंटू आवर क्या हो जाएगा, आवेश का ऐसा यूनिट। ऐसे ही आप जानते हैं कि ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो जूल होता है, और विभवांतर का वोल्ट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में परिणत कब होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, जब दोनों दिशा में जब धारा एक प्रतिरोध से और भिन्न धाराओं की संधि से परिवर्तित होता है। दोनों दिशाओं में दो गो यहाँ सिचुएशन है, इन दोनों में क्या होता है ना कि विद्युत ऊर्जा उष्मा परिणत होता है। कैसे, जब एक प्रतिरोध है, मान लीजिए कि आप प्लेन रोड पर चलते हैं, एक अच्छे रोड पर, तो आपको कोई रुकावट नहीं होता है, तो आप स्पीड में चलते हैं। अब मान लीजिए कि आपको उस रोड पर कीचड़ है, पूरा पानी है, तो उसमें रुकावट बाधा उत्पन्न होगा। आप इधर उधर गाड़ी आपका डगमगाएगा, इधर उधर धक्का लगने का डर रहेगा, तो क्या हुआ, बाधा उत्पन्न हुआ। तो वैसे ही क्या होता है ना, जब तार में ऐसे धारा प्रवाहित हो रहा है, या मान लीजिए यहाँ पर रेसिस्टेंट लगा हो, तो रेसिस्टेंट लगा है, तो रेसिस्टेंट क्या करता है कि धारा प्रवाह को में बाधा उत्पन्न करता है। तो बाधा उत्पन्न करेगा तो विद्युत धारा क्या है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा था, अब इधर उधर होने लगेगा, टकराएगा इधर उधर। तो वो टकराना इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, तो उष्मा ऊर्जा उष्मा के रूप में बदलने लगेगा, हीट के में। तो एक सिचुएशन तो ये वाला हो गया। और दूसरा सिचुएशन हमारा क्या होगा कि भिन्न धातुओं की संधि से प्रवाहित होती है। मान लीजिए कि ये आप क्या किए हैं कि दो तार, एक एल्यूमिनियम के तार में तांबा का ताम कनेक्ट किए हुए जोड़े होंगे। तो यहाँ पर जो संधि बन रहा है, इससे भी अगर जो विद्युत ऊर्जा गुजरेगा, धारा गुजरेगा, तो विद्युत ऊर्जा यहाँ पर क्या हो जाता है, तो उष्मा ऊर्जा में परिणत हो जाता है। क्यों, तो यहाँ पर दो देखिए, दो
धातु हो गए, अब इनका अलग अलग गलनांक होगा, इनका अलग गलनांक होगा, इनका भिन्न भिन्न ताप पर अलग अलग गुण होता है। तो इसलिए मान लीजिए कि इस धातु से इस धातु में जाएगा तो इसका जो विद्युत ऊर्जा है तो भी ऊष्मा ऊर्जा में परिणत हो जाएगा, क्योंकि यह दूसरा वस्तु का बना हुआ है। तो ये दो सिचुएशन होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है कि चित्र 1.43 में दिए गए परिपथ में 3 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। यहाँ पर एक चित्र है, देखिए यहाँ पर 4 वोल्ट का एक विभवांतर स्रोत लगाया गया है, एक 10 वोल्ट का। मान लीजिए ये दोनों क्या हो सकते हैं, तो बैटरी हो सकते हैं, क्योंकि 4 वोल्ट का 10 वोल्ट का स्रोत बैटरी ही हो सकता है, इतना कम वोल्ट का स्रोत। और यहाँ पर दो प्रतिरोध आर लगाया गया है, R1 2 ओम और R2 3 ओम। तो यहाँ पर पूछ रहा है 3 ओम से कितना धारा प्रवाहित होगा। तो इसको चलिए हम सॉल्यूशन समझते हैं कि इसका क्या होगा सॉल्यूशन। देखिए फिगर यहाँ पर है, 4 वोल्ट का एक है और 10 वोल्ट का एक विभवांतर का स्रोत है, 2 ओम एंड 3 ओम। तो इसके कारण धारा जो है 10 वोल्ट के कारण यह ऋण आवेश से धन आवेश की ओर फ्लो होगा। अब इस धारा को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, I1। एक यह I1 फिर इधर की तरफ जाएगा, फिर यहाँ से जाकर इधर की तरफ घूम जाएगा, और ये 2 ओम वाले प्रतिरोध से होकर आगे की तरफ बढ़ेगा। और फिर इसके कारण 4 वोल्ट के कारण जो विद्युत धारा होगा वो किस तरफ प्रवाहित होगा, तो माइनस से प्लस की ओर। तो इसको कंसीडर करिए I2। ये I2 किधर से होकर आएगा, तो I2 इसका आपका आएगा, देखिए इसमें I1 हो रहा है I1 और इधर से I2, ये भी I2 ऐसे होकर आएगा और ऐसे होकर 2 ओम से प्रतिरोध से गुजरेगा। तो यहाँ पर परिणामी जो विद्युत धारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो I1 प्लस I2 इन दोनों का योग इधर से गुजरेगा। अब यहाँ पर हम उसके बाद क्या होगा कि 3 ओम से ऐसे आकर घूमेगा। तो इसी का कारण हमारा जो विद्युत धारा है वो निकालना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम कंसीडर करते हैं कि जो यहाँ पर है, यहाँ पर जो बिंदु है इसे हम ए कंसीडर करते हैं, इसे यहाँ वाले पॉइंट को बी, सी, इसे डी और इसे ई, इस बिंदु को पी और इसे क्यू। अब सबसे पहले किरचॉफ के वोल्टता नियम से आप जानते हैं, किरचॉफ के वोल्टता नियम से लूप ए बी सी डी ई, जो ये लूप बन रहा है इसमें लूप ए बी सी डी ई ए में जो विद्युत धारा यहाँ से गुजर रहा है वो क्या है, तो विद्युत धारा जो विभवांतर होता है, विभवांतर भी किरचॉफ के नियम से V इक्वल टू IR होता है। तो IR इन सभी का जो I होता है, इन सभी का किरचॉफ के नियम में क्या बोलता है कि सभी विभवांतरों का योग लूप में क्या होगा, तो V इक्वल टू IR होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 ओम का प्रतिरोध के कारण जो विभवांतर होगा V इक्वल टू वो क्या होगा, तो V इक्वल टू IR। तो V इक्वल टू R का वैल्यू 2 है और I क्या है, तो यहाँ से I1 प्लस I2 फ्लो हो रहा है, तो 2 इंटू I1 प्लस I2 हो जाएगा। इन I1 प्लस I2 का वैल्यू तो दिया नहीं गया है, तो I1 प्लस I2 ऐसे ही लिख देंगे, प्लस यहाँ से क्या हो रहा है, तो 3I1 कहाँ से हो गया, तो इस देखिए यहाँ से जो I1 था धारा, I1 यहाँ से आ रहा है, फिर यहाँ से ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, और फिर आगे की तरफ ऐसे आकर I1 निकल जा रहा है। लेकिन I2 क्या होगा, इस 2 ओम से प्रवाहित हो तो इधर आएगा और फिर इधर ऊपर की तरफ I2 वाला चल जाएगा। तो जो 3 ओम के कारण विद्युत विभवांतर है वो क्या होगा, तो 3I1 होगा। कैसे, तो V इक्वल टू IR, IR के वैल्यू क्या है, तो 3 है, और I इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ से I1 सिर्फ I1 विद्युत धारा गुजर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर I2 तो इधर ऊपर की तरफ चला गया है। हम कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए I1 इधर की तरफ चल गया है, इधर की तरफ सिर्फ I1 इधर आया है, तो I1 तो 3I1। अब इन दोनों का योग कितना होगा, तो 10 वोल्ट के बराबर होना चाहिए, कैसे 10 वोल्ट का विभवांतर का स्रोत लगा है। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा कि 2I1 प्लस 2I2 प्लस 3I1,
तो 2i1 और 3i1 5i1 हो जाएगा प्लस 2i2 इक्वल टू 10। इसे हम समीकरण एक कंसिडर कर लेते हैं। अब लूप हम पी ए क्यू बी जो दूसरा लूप बन रहा है उसमें हम निकालेंगे जो विभवांतर का योग है। पी ए क्यू बी कौन सा है, तो ये वाला है। इसमें 4 वोल्ट का है विभवांतर। तो जो पी ए क्यू बी में है यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ ये वाला प्रतिरोध आ रहा है। कौन सा वाला प्रतिरोध, तो 2 ओम वाला। तो इसके कारण विभवांतर भी इक्वल टू क्या होगा, तो आई इंटू आर वन। तो आर वन का यहाँ पर वैल्यू क्या है, तो 2 है। आर है का वैल्यू 2 है और आई वन प्लस आई टू यहाँ से 2 ओम वाले से फ्लो हो रहे थे आई, तो आई वन प्लस आई टू। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4 वोल्ट के। तो 4, तो आई वन प्लस आई टू इधर 2 गुना में है तो इधर आके भाग में आ जाएगा। तो 4/2 2 हो जाएगा। समीकरण 2 कंसीडर कर लेते हैं। अब हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कर सकते हैं। अपने मैथ में ऐसा बहुत ही इक्वेशन सॉल्व किया होगा। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो दोनों इक्वेशन को पहले हम जो पहला टर्म है उसे बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर 5i1 है, अदर अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह भी इक्वेशन 5i1 हो जाएगा। तो इसका पहला टर्म इक्वल हो जाएगा। तो हम करते हैं, तो 5i1 प्लस 2i2 इक्वल टू 10 पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या निकल कर आ जाएगा, 5i1 प्लस 5i2 इक्वल टू 10। अब इसमें हम क्या करते हैं, तो सब स्टेप घटाते हैं। तो माइनस प्लस है तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। और 2i2 में से माइनस 5i2 के तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, -3i2, क्योंकि यह -5i2 है। और 10 में से 10 गया 0। यहाँ पर देख सकते हैं कि i2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि -3 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। और 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। तो i2 इक्वल टू हमारा 0 एम्पियर आ जाएगा। और इस i2 का वैल्यू समीकरण 1 या 2 में आप रख सकते हैं। तो समीकरण 2 में आसानी है कि i1 प्लस i2 इक्वल टू 2 दिया है, तो इसमें i2 इक्वल टू 0 पुट करिएगा तो i1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो दोनों धारा का मान है 3 ओम के प्रतिरोध के कारण वो आ चुका है। तो यहाँ पर आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया कि 3 ओम के कारण कौन सा धारा प्रवाहित हो रहा है। तो i2 तो इधर फ्लो हो रहा था, i2 यहाँ से आ रहा है, फिर यहाँ से घूम जा रहा है और फिर यहाँ से घूम कर इधर आकर और इधर घूम जा रहा है और फिर 4 वोल्ट के पास पहुँच जा रहा है। लेकिन जो i1 था ऐसे आ रहा था, ऐसे i1 कैसे आ रहा है, तो ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। उसके बाद 2 ओम से घूमकर और सीधे 3 ओम से गुजर कर इधर आ जा रहा है। तो सिर्फ 3 ओम से i1 फ्लो हो रहा है। तो i1 इक्वल टू कितना है, तो i1 इक्वल टू आपका आंसर आया है 2 ओम। तो जो आंसर हो जाएगा वो 2 ओम हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर हमारा कितना है, बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 2 ओम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर, यदि एक 60 वाट तथा एक 40 वाट का बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो कौन सा जो बल्ब है वह ज़्यादा प्रकाशित है। लड़का सुन के यहाँ पर दिमाग खराब हो जाएगा। और वो 60 वाट वाला जो आंसर है, 60 वाट वाला बल्ब ज़्यादा प्रकाशित हो जाएगा, उसे टिक कर देगा। हो गया ना क्वेश्चन गलत, क्यों, देखिए सोचेगा कि 60 वाट है तो यह शक्ति ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि P इक्वल टू यहाँ पर 60 वाट है। और जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जो दूसरा बल्ब है P2 उसका 40 वाट है। तो सोचेगा कि ये इसका ज़्यादा शक्ति है तो ये ज़्यादा बल्ब प्रकाशित। ऐसा नहीं है भैया, इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। देखिए जो मान लिया कि दोनों बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़े गए हैं, तो P इक्वल टू क्या होता है, V²/R, ये तो सब कोई जानता है। अब यहाँ से R जो होगा वो R क्या होगा, तो R इक्वल टू V²/P। R इधर है तो इधर ऊपर की तरफ चल जाएगा गुना में, इधर आके बटा में आ जाएगा नीचे की तरफ। तो R इक्वल टू आ जाएगा V²/P। अब यहाँ पर सोचिए कि जो R है, जिसका से यहाँ पर शक्ति कम होगा उसका R ज़्यादा होगा, और जिसका यहाँ पर पावर ज़्यादा है उसका R कम होगा।
तो इस पर यहाँ पर P1 किसका जो शक्ति है R वह किसका ज़्यादा होगा, तो P इजकल टू 60 वाट वाला का कम होगा क्योंकि उसका शक्ति ज़्यादा है। और जो P2 है यानी R2 वाला ज़्यादा होगा क्योंकि इसका जो P2 है वह 40 वाट है, तो यहाँ पर 40 रखिएगा तो वैल्यू कम आएगा, यानी R2 ग्रेटर है R1 से। तो यहाँ पर जो विभवांतर V इजकल टू होता है वो IR होता है। तो जो विभवांतर V इजकल टू IR होता है तो यहाँ पर जिसका R ज़्यादा होगा उसी का विभवांतर ज़्यादा होगा। तो विभवांतर ज़्यादा होगा इसका मतलब हुआ कि वह ज़्यादा प्रकाशित होगा, और जिसका यहाँ पर प्रतिरोध कम होगा उसका विभवांतर कम होगा यानी उसका प्रकाशित कम होगा। तो यहाँ पर R2 ग्रेटर है यानी जो बल्ब 2 है वह ज़्यादा प्रकाशित होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा कि 40 वाट वाला जब बल्ब ज़्यादा प्रकाशित होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो श्रेणी क्रम में विभवांतर V इक्वल टू IR से हमने फाइंड किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर की क्रमशः 2 ओम और 4 ओम के दो प्रतिरोधों A और B के समानांतर परिपथ से होकर एक धारा प्रवाहित होती है। A और B में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखिए समझिए। ऐसा क्या है कि 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध है, 2 ओम और 3 ओम के, तो इसके बीच उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या है दिया गया है कि R1 है 2 ओम है, R2 3 ओम है, तो इसका विभवांतर मान लीजिए कि जो प्रतिरोध R1 है उसमें विभवांतर V1 है और धारा उसके कारण I1 प्रवाहित हो रहा है। जो प्रतिरोध R2 है 3 ओम है और इसमें विभवांतर V2 है और धारा है I2। यहाँ पर 4 वोल्ट स्रोत नहीं दिया गया, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक से लिखा गया है। तो V1 जो विभवांतर V1 होगा प्रतिरोध R1 के कारण वह क्या होगा, तो V इक्वल टू IR होता है। तो I इसमें क्या है, तो I1 हमने कंसीडर किया है, R का वैल्यू 2 है, तो V1 इक्वल टू I1 इंटू 2 हो जाएगा। अब हमें I1 धारा का वैल्यू फाइंड करना है, तो I1 इक्वल टू V1 और 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा V1/2। वैसे ही V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो I2 और R का वैल्यू है, R का वैल्यू क्या दिया गया है, तो आपका 3 ओम दिया गया है, 4 ओम दिया गया, सॉरी यहाँ पर फिगर में यहाँ पर चेंज कर लीजिए, 4 ओम है। तो V2 इक्वल टू I2 इंटू 4, R का वैल्यू 4 है, 4 ओम, तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा V2 और डिवाइडेड बाई 4। अब आप समानांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है, अगर आप समानांतर क्रम में जोड़ते हैं प्रतिरोधों को तो उसका वोल्टता क्या होता है, तो समान होता है। इसका मतलब हुआ कि V1 और V2 आपस में समान हो गए, तो V1 और V2 को हमने कंसीडर कर लिया कि V है, तो I1 इक्वल टू V/2 हो जाएगा, V1/2 था तो V/2 हो जाएगा, और I2 इक्वल टू V/4 हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि ऊष्मा H1 H का फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल टू I² होता है, I² होता है। तो यहाँ पर हमने I का वैल्यू फाइंड कर लिया है, R का वैल्यू दिया गया है और T दोनों का सेम रहेगा तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो इन दोनों का रेशियो ज्ञात करेंगे, H1 इक्वल टू पहले का भी जो धारा है I1 है तो I1 का स्क्वायर इंटू R1 इंटू T, H2 इक्वल नीचे डिवाइडेड बाई H2, तो H2 क्या है, तो I2 R2 इंटू T। अब I1 का जो वैल्यू है उसे हम पुट कर देंगे, तो V1/2 हमारा I1 का वैल्यू है, और यहाँ पर R1 जो था प्रतिरोध R1 वह 2 था और इंटू T टाइम T। उसके बाद नीचे की तरफ देख सकते हैं कि जो हमारा I2 है, I2 वह क्या है, तो I2 इक्वल टू है V/4, तो V/4 का होल स्क्वायर इंटू मल्टीप्लाई R2 जो प्रतिरोध 2 है, दूसरा नंबर प्रतिरोध वह 4 है, इंटू टाइम T, तो टाइम T कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हुआ तो 2 बचा नीचे की तरफ। अब यहाँ पर जो V1 का स्क्वायर है V/2
टू का होल स्क्वायर है तो वी स्क्वायर बाई और टू का स्क्वायर 4 हो जाएगा, नीचे की तरफ वी स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा, और इंटू इंटू में इधर नीचे की तरफ 2 बचा था 2, तो जो सबसे 16 है तो यहाँ पर 16 सबसे ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 16 बाई वी स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई 16 इधर ऊपर की तरफ जाएगा तो 16 बाई वी स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई में 1/2 है तो मल्टीप्लाई में 1/2, यहाँ पर वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 से 16 कटा 4 बार में, अब यह 4 2 से कटा 2 बार में तो 2 बच गया। तो इसका मतलब हुआ कि H1/H2 हम लोग फाइंड कर रहे थे, तो H1/H2 कितना आ गया तो 2/1, इसका मतलब हुआ कि 2:1। तो ऑप्शन हमारा हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, देखिए 2:1 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कर कर जरूर बताएं, और अंत में यही कहूँगा, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अपने पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।